हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म बैक स्टिक इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो बैक स्टिक टर्म जो है फ्रेंड्स किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है। हमको टर्म्स हम देख रहे हैं बैक स्टिक, इसमें क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, स्टिक लगा हुआ है। स्टिक कौन से गेम में यूज़ करते हैं हम, सिंपल सा है, स्टिक हम हॉकी गेम में यूज़ करते हैं। तो इससे हम इसको टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हॉकी जो है फ्रेंड्स, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी, ये कहा जाता है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जो जन्म जो है फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद शहर में यूपी में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को जो है कौन सा अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद को जो है फ्रेंड्स पद्म भूषण मिला है। किस साल मिला था ये पद्म भूषण, ये जो मिला था 1956 में मिला था। हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मेजर ध्यानचंद का जो है बर्थडे जो है किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो किया जाता है 29 अगस्त को। हर साल इसके जन्मदिन पे क्या हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे कंट्री में, ये हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, हरमनप्रीत सिंह हैं। ये जो है अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, हरमनप्रीत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। तो पंजाब में जो है ऐसा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम खालसा पंथ की स्थापना को हम याद कर सकें, उसको याद रखा जाए। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल, ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बैसाखी के दिन ही हमारे कंट्री में गुरु गोविंद सिंह द्वारा सन 1699 में किसकी स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये जान लें, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख गुरु थे। ये कौन से एडिशन के सिख गुरु थे, ये जो थे फ्रेंड्स ये 10th सिख गुरु थे। ओके, तो फ्रेंड्स सिखिज़म जो है, सिख रिलीजन, इसकी स्थापना जो है हमारे कंट्री में किसके द्वारा किया गया, ये किया गया फ्रेंड्स गुरु नानक द्वारा। सिखिज़म की स्थापना किसके द्वारा किया गया, गुरु नानक द्वारा। मतलब सिख रिलीजन के फर्स्ट जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक थे। फ्रेंड्स सिख गुरु को याद रखने का एक ट्रिक है, नाना अंगद अमर है, नाना अंगद अमर है। इसका मतलब नाना मतलब गुरु नानक देव जो कि फर्स्ट गुरु थे, अंगद मतलब हुआ गुरु अंगद। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड गुरु जो था सिख का। और सबसे लास्ट में क्या है, अमर।
अमर मतलब हुआ गुरु अमरदास। ये हो गया, यहाँ पे लिख ही देते हैं फ्रेंड्स। ये है अमर मतलब हुआ अमरदास, गुरु अमरदास। अंगद मतलब हुआ गुरु अंगद, ये सेकेंड गुरु थे, गुरु अंगद। अंगद, ओके। और फ्रेंड्स लास्ट सिख गुरु कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब थे, जो कि 11th सिख गुरु थे। ये भी यहाँ पे हम लिख देते हैं 11th सिख गुरु। ऐसा करते हैं, लास्ट सिख गुरु ये कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब थे। ये कितने नंबर के गुरु थे? ये 11th सिख गुरु थे। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। इसमें क्या है? इसमें हमारा है व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। तो सेकेंड योगा डे में क्या थीम था, ये हमको बताना है। तो सेकेंड योगा डे में जो फ्रेंड्स थीम जो था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में, ये थीम था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ये जो है यही राइट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को जो है हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं फ्रेंड्स 21 जून को। हर साल हम 21 जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये फ्रेंड्स स्टार्ट कब से किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाना? ये स्टार्ट हुआ है 2015 से। 2015 से हम इसको मनाना स्टार्ट किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 2015 में जो है इसका थीम क्या था? जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो था, इसका थीम था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ये फ्रेंड्स पहला तो एकदम इम्पोर्टेंट है ही, सेकेंड वाला जब पूछ लिया तो पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट बनता ही है। इसका थीम था 2015 का योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ओके, ये फर्स्ट योगा डे जो कि 2015 में सेलिब्रेट किया गया, तो उसका थीम है ये योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। इसको फ्रेंड्स रट ही लेना है, ये एग्जाम में आएगा। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज। क्विकलाइम का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्विकलाइम फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो 2 कैंसिल, मतलब CaO हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद फ्रेंड्स एक होता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? ये आप बता सकते हैं। स्लैग्ड लाइम का जो है केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ही होता है। क्विक लाइम स्लैग्ड लाइम बोलेंगे तो मतलब एक ही समझना है, दोनों एक ही है, दोनों क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, मार्बल का क्या फॉर्मूला होता है? मार्बल कहते हैं फ्रेंड्स हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला? ये सारा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर फ्रेंड्स। अब है हमारा जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बहुत सारा समानताएं हैं, जैसे उसमें 2H2O होता है, इसमें हाफ H2O हो जाएगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहते हैं, हाफ
H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या था, यहाँ हाफ के प्लेस पे 2 था फ्रेंड्स, वो डाइहाइड्रेट हुआ, यहाँ पे हेमीहाइड्रेट हो गया। एक फार्मूला जो कि एसएससी एग्जाम में आया है वो है यूरिया का फार्मूला। यूरिया क्या होता है फार्मूला, ये होता है NH2CONH2 CO, ये फ्रेंड्स NH2 है, NH2CONH2। क्वार्ट्ज का क्या होता है फार्मूला, ये भी एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। क्वार्ट्ज कहते हैं हम सिलिकॉन ऑक्साइड को, जिसका फार्मूला होता है SiO2। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का जो है यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जो है फ्रेंड्स, वर्क डन का जो है यूनिट होता है वो जूल होता है। और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का भी जूल ही होता है। ओके, अच्छा, और ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लें। वाट जो है किसका यूनिट होता है, वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है। डेसिबल किसका यूनिट होता है, ये जो है साउंड का होता है। एम्पियर किसका होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कहाँ पे पावर प्लांट नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में 7 इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए उसका नाम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है काकरापर, पहला है 1 मिनट, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है, ये गुजरात में है। दूसरा है कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम से ही है कलपक्कम, तो कहाँ होगा, तमिलनाडु में ही होगा। और नरोरा पावर स्टेशन जो यहाँ दिया हुआ है, नरोरा एन ये कहाँ है, नरोरा पावर स्टेशन, ये यूपी में है। तो हमने 3 डिस्कस कर लिया। हमारा नेक्स्ट है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैगा, ये 4th नंबर का है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ है, कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। तारापुर पावर प्लांट, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में 3rd ऑप्शन में दिया हुआ है। ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। कहाँ है तारापुर में, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। हमारा 6th नंबर पे आता है, ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम, N फॉर न्यूक्लियर, P फॉर पावर, P फॉर प्लांट। ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। हमारा लास्ट ये 7th नंबर का है। ये कौन सा है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे
7th नंबर के क्वेश्चन को, द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये किस आइडिया पे फोकस किया था? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रामकृष्ण मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये मिशन जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड्स ये स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। किस वर्ष ये स्थापित किया गया था? ये 1897 में ये किया गया था स्थापित। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। 1 मिनट फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद कब स्थापित किया गया था? 1897 में। और इसमें जो है इस मिशन में किस पे फोकस किया गया था? किस आइडियल पे फोकस किया गया था? ये किया गया था सेल्वेशन पे। सेल्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? जीने मरने से छुट्टी। मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो आप डायरेक्ट भगवान के पास चल जाएंगे और उसके बाद आपको मतलब भगवान के बॉडी में आप समा जाएंगे। उसके बाद जीना मरना से छुट्टी आपको मिल जाएगा। मतलब उसके बाद आगे जन्म नहीं होता है, वो जन्म वहीं मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। हम जानते हैं फ्रेंड्स अहिंसा पर कौन जोर देते थे हमारे कंट्री में? कौन सा पॉलिटिशियन? ये देते थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ कब था? जन्मदिन वो था 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को ही हम उनके जन्मदिन पर ही हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को फ्रेंड्स एक और पीएम है हमारे कंट्री के जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि 2nd पीएम थे हमारे कंट्री के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यस इतना ही है। तो गांधी जी का जो फ्रेंड्स जन्म जो है ये कब हुआ था? गांधी जी का जो जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर जो साम्राज्य जो था फ्रेंड्स उसको स्थापित किसके द्वारा किया गया? कौन सा डायनेस्टी द्वारा? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये जान लें विजयनगर अंपायर का जो है विजयनगर अंपायर जो थे उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर जो है इसकी स्थापना हरिहरा एंड बुक्का द्वारा किया गया था। हरिहरा 1 भी बोल सकते हैं, हरिहरा 1 एंड बुक्का। ये किस हरिहरा एंड बुक्का? एक पहला क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये जो विजयनगर अंपायर जो था इसमें कितने डायनेस्टी थे? विजयनगर अंपायर में 4 डायनेस्टी थे। चारों डायनेस्टी के नाम को याद रखने का ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको सस्ता याद रखना है। सस्ता मतलब SSTA और SSTA मतलब S फॉर संगम डायनेस्टी जो पहला डायनेस्टी था, संगम डायनेस्टी। DY मतलब डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकेंड S। ये S मतलब क्या होता है? ये S मतलब होता है सालुवा डायनेस्टी। DY मतलब डायनेस्टी।
लास्ट में है टी। टी मतलब क्या हुआ, तुलुवा डायनेस्टी। और लास्ट में है ए मतलब क्या होता है, अराबिडो डायनेस्टी। और फ्रेंड्स इसका जो टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये विजयनगर अम्पायर का, ये था हमको 1336 से 1672 तक, 1336 से 1672 ईस्वी तक ये चला। और इसमें 4 डायनेस्टी था। तो सबसे पहला डायनेस्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा है, संगम डायनेस्टी है। ये फ्रेंड हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम लिखे हैं। सबसे पहले सस्ता याद रखना है, एस मतलब संगम डायनेस्टी, नेक्स्ट एस मतलब सलुवा डायनेस्टी, टी फॉर तुलुवा डायनेस्टी और ए फॉर अराबिडो डायनेस्टी। सबसे लास्ट में अराबिडो आया है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। और हरिहरावन एंड बुक्का, ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10th को चलिए डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज वायुदूत एयरलाइन सेटअप, तो वायुदूत एयरलाइन की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया, ये किया गया फ्रेंड्स 1981 में। ये फ्रेंड्स याद ही रखना है हमको वायुदूत एयरलाइन के बारे में। ये वायुदूत एयरलाइन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कहाँ है अभी, ये जो है फ्रेंड्स दिल्ली में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड। तो हटाना किसके द्वारा, मतलब लैंडस्केप को हटाना पानी द्वारा, हवा द्वारा या फिर बर्फ द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्रेंड हम इरोजन कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देखे होंगे, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि वर्षा के टाइम में जो है हमारे जो भी द्वार पर से जो है द्वार पर जो है मिट्टी, वर्षा के पानी के कारण वो मिट्टी जो है यहाँ से बह करके बाहर चला जाता है और हमारे द्वार पे जो है छोटा छोटा पीट बन जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है सॉइल, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल का पानी के कारण वहाँ पे छोटा छोटा पीट बन जाना, गड्ढा टाइप हो जाता है, तो उसको हम सॉइल का बह जाना मतलब सॉइल इरोजन कहते हैं। और किसी भी चीज़ का किसी भी माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से हो, जैसे कि यहाँ पे विंड है या वाटर है, मतलब पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या आइस के माध्यम से, अगर कोई चीज़ हट जाता है या फिर बह के चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। ओके, सॉइल का होगा तो सॉइल इरोजन, सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022। तो CBDT का जो है न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये हमको बताना था। ये है नितिन गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 नितिन गुप्ता हो जाएगा। हमारा 13th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो सरोद सम्राट जो है किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, मतलब सरोद बजाते हैं, तो ये कहा जाता है अमजद अली खान को। सरोद वादक हैं, ये सरोद बजाते थे, अमजद अली खान को कहा जाता है। अमजद अली खान का फ्रेंड्स जो जन्म जो है ये किस जगह हुआ था, ये हुआ था ग्वालियर में हुआ था, जो कि MP में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। नेशनल इनकम एस्टिमेशन का क्या क्या मेथड होता है, ये फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। किसी भी कंट्री का इनकम को नापना, उसको एस्टिमेट करना, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो उसके वो नापने के लिए जो है 3 मेथड है फ्रेंड्स, तो वो तीनों मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में ही, यहाँ पे ऑप्शन में जो 3 जो ऑप्शन है, जो आंसर नहीं होगा वही ये तीनों मेथड है। तो ये तीनों मेथड को हम जान लेते हैं। पहला क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड।
एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है फ्रेंड्स? इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम इसको समझने के लिए हम इनकम को समझते हैं। इनकम मतलब क्या हुआ? इनकम इक्वल टू स्पेंट प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू स्पेंट प्लस सेविंग। इसको हम समझ लेते हैं। इनकम इनकम का डिफाइन आप कैसे करेंगे? आपका मतलब एक महीना में जो है फ्रेंड्स, आपने जितना खर्च किया और जितना बचाया, उस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? इनकम बनेगा। लेट आपने 6,000 खर्च किया और आपने 4,000 बचाया, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये कहता है कि टोटल जो स्पेंड किए हैं आप एक कंट्री में एक साल में, और जितना भी आप एक साल में अपने कंट्री में जो भी सेविंग किए हैं, उस दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारा कंट्री का जो है टोटल नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। मतलब टोटल नेशनल इनकम इक्वल टू हो जाएगा टोटल नेशनल इनकम। ये हो जाएगा टोटल कंजम्पशन, या बोले तो टोटल स्पेंट मनी। टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल सेविंग। फ्रेंड्स, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। टोटल हमारे कंट्री की इनकम मतलब जितना हमने खर्च किया है एक साल में और जितना हमने सेव किया है, ये हो गया हमारे कंट्री का टोटल नेशनल इनकम। ओके, अब फ्रेंड्स ये था एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो होता है, जो भी सर्विसेज का, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है किसी भी एक कंट्री में एक साल में, और जो भी नेट इनकम अर्न किया जा रहा है उनके द्वारा, उस कंट्री के द्वारा, कोई पार्टिकुलर कंट्री है जो कि फॉरेन बाउंड्रीज से उसके नेशनल के द्वारा किया जा रहा है, उसको ऐड करना है। बाद में डिप्रिसिएशन को जो है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए इसको हम एक बार देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री का जो इनकम होगा ये होगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री during a year plus net income earned by माइनस डिप्रेसिएशन, माइनस डिप्रे, यहाँ पे नहीं है स्पेस, डिप्रेसिएशन इक्वल टू कोई भी पार्टिकुलर कंट्री का क्या हो जाएगा टोटल
नेशनल इनकम हो जाएगा, मतलब नेशनल इनकम NI लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स इसको समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स क्या हुआ, ये तो सिंपल है, सामान तो आप लोग जानते ही हैं। सर्विसेज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप बस में जाते हो, बस वाले को कुछ पैसे देते हो और वो आपको कुछ दूरी मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। आप बोलते हैं बस वाले को कि आप यहाँ पहुँचा दीजिए, मान लेते हैं 5 किलोमीटर दूरी है, तो वो आपको पहुँचा देता है और आप उसको पैसे देते हो, तो ये सर्विसेज हो गया। बैंक क्या हमको कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, बैंक भी हमको सर्विस ही देता है फ्रेंड्स। ओके, तो फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स है और जो भी सर्विसेज है उसका जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया है किसी एक कंट्री में एक साल में, तो वो टोटल को हम ले लेंगे, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है एक साल में। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, नेट इनकम, जो कि हमारे कंट्री में जो भी व्यक्ति है जो कि फॉरेन में रह रहा है, तो उसके द्वारा जो पैसा हमारे कंट्री इंडिया में भेजा जा रहा है, तो उसको ऐड करेंगे। इससे उसमें डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन है, इसको जो घटा देंगे तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन होता है जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस मशीन लिए, तो वो 1 साल बाद, अभी आप लिए हैं तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, 2 साल बाद और कम हो जाएगा। लेट मान लेते हैं 10% वो डेप्रिसिएशन हुआ 1 साल में, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 20% उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हो जाता है, इसको कहते हैं किसी चीज़ का जो है एफिशिएंसी का कम हो जाना, तो इसको फ्रेंड्स हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसको ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को अगर आप घटा देंगे तो हमारे कंट्री का या कोई भी कंट्री का जो है नेट नेशनल इनकम आ जाएगा। ये था हमारा फ्रेंड्स प्रोडक्ट मेथड। और थर्ड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड ये होता है टोटल तो इनकम मेथड में उसको बोलते हैं जितना भी इनकम अर्न किया गया है, जो भी हमारे कंट्री में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, उनके द्वारा जितना इनकम अर्न किया गया, तो उसको सारे को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या देगा, नेशनल इनकम देगा। ये हमारा कौन कहता है, इनकम मेथड कहता है। तो हमने इनकम मेथड को भी देख लिया। अब फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द डैश। हम जानते हैं फ्रेंड्स हमारे कंट्री में 3 टियर सिस्टम है, मतलब 3 टियर मत बोले तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, लेजिस्लेटिव एल से स्टार्ट हुआ है, एल से स्टार्ट हुआ है लेजिस्लेटिव, मतलब क्या करेगा, ये लॉ बनाएगा, टू मेक लॉ। सेकेंड हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। ये क्या करेगा, कोई भी कानून को लागू करेगा, टू इम्प्लीमेंट लॉज। थर्ड है हमारा जुडिशियरी। ये क्या करेगा, ये दोनों के कामों को देखेगा ठीक तरह से कर रहा है या नहीं, मतलब चेक करेगा किसको, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को, ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो अब फ्रेंड्स हमारा ये है क्वेश्चन कि लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ कौन बनाता है हमारे कंट्री में,
हमारे कंट्री में लॉ जो बनाता है ये बनाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट आएगा लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में हमारा क्या आ गया, लोकसभा आ गया, आरएस राज्यसभा आ गया, विधानसभा आ गया, ये सब आ गया हमारा लेजिस्लेटिव में। उसके बाद क्या है हमारा एग्जीक्यूटिव मतलब टू इम्प्लीमेंट लॉज, कानून को जो है लागू करना। ये कानून को लागू करने का काम किसका है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का है। कैबिनेट मिनिस्ट्री। थर्ड है हमारा जुडिशियरी, इसके अंदर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, और जितने भी लोअर कोर्ट है सारा कोर्ट इसी में आ जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है तो वो इसी के अंदर आ जाएगा, सेशन कोर्ट होता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स टू चिल्ड्रेन एट ऑल आंगनवाड़ीज इन द स्टेट इन ए बिड टू इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशन लेवल। तो कौन सा स्टेट जो है वुमेन को और चाइल्ड को जो है मतलब अंडा और दूध देने का स्टार्ट किया है, वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए। ये जो है ये केरल का गवर्नमेंट ये स्टार्ट किए हैं। तो केरल में अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, पिनाराई विजयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ camel protection and development policy has been announced by the government of dash। मतलब कैमल को प्रोटेक्ट करना है, ऊँट को जो है प्रोटेक्ट करना है और इसके डेवलपमेंट के लिए जो है हमको मतलब नीति बनाना है। ये किस राज्य की सरकार ने ये अनाउंस किए हैं। तो ये अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊँट कहाँ मिलता है, ऊँट एक ही जगह मिलता है, एक ही राज्य में मिलता है। वो कौन सा हमारा राज्य है, राजस्थान। अब ऐसे भी अगर ऑप्शंस को अगर हम कवर कर लें तो आप ऐसे भी राजस्थान टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, राजस्थान इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को जान लेते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी हमारे कंट्री में, ये 1950 के मार्च मंथ में इसकी स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, प्लान बनाना ताकि सोशली और इकोनॉमिकली वो हमारे कंट्री को बेनिफिट दे सके। और प्लानिंग कमीशन का जो है फ्रेंड्स, प्लानिंग कमीशन को जो है ये जो है फ्रेंड्स किस टाइप का ये बॉडी था, इसको फ्रेंड्स अभी हटा दिया गया है प्लानिंग कमीशन को। तो ये किस टाइप का बॉडी था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी था। और अभी फ्रेंड्स अभी मतलब बोले तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को जो है हटा दिया गया। 1 जनवरी 2015 से पहले था प्लानिंग कमीशन, और 1 जनवरी 2015 को उसको हटा करके कौन सा नया बॉडी इसके प्लेस पे लाया गया है, ये है फ्रेंड्स नीति आयोग को लाया गया। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई, ये हुआ है 1 जनवरी 2015 में। ये फ्रेंड्स याद रखना है। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं। NI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसके फ्रेंड्स नीति आयोग को जो है चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के, ये हमारे कंट्री के पीएम होते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे कंट्री के, जैसे अभी पीएम मोदी हैं, तो मोदी इसके क्या है? नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। इन गोल्गी apparatus द मैच्योरिंग फेस इज डैश। तो गोल्गी apparatus क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम सेल को जानते हैं। ये हमारा क्या है? सेल है। सेल किसके द्वारा खोजा गया फ्रेंड्स? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। ये सेल है। सेल में क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? इसमें ये साइटोप्लाज्म से है कवर ये। तो ये बीच बीच में फ्रेंड्स बहुत सारा छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेले होता है, मतलब छोटा छोटा ऑर्गेन सेल का, तो उसको हम सेल ऑर्गेनेले कहते हैं। जिसमें एक होता है लाइजोसोम होता है, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और उसी में से, उसी के तरह, लाइजोसोम सब के तरह एक हमारा होता है गोल्गी apparatus। तो लेट जी हम लिख देते हैं। ये होता है क्या? गोल्गी apparatus, जो कि सेल का एक ऑर्गेनेले है, छोटा सा पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म में वो घूमता रहता है। तो ये भी सेल का मतलब सेल का जो भी है काम करने में हेल्प करता है ये। तो ये क्या होता है गोल्गी apparatus? ये जो होता है ये कौन सा काम करता है? ये जैसे कि हमारे सेल में क्या होता है? प्रोटीन, फैट और लिपिड, ये सब का क्या होता है? इधर आना जाना, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, और किधर पैकिंग करना है किधर ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल को, ये काम करता है फ्रेंड्स गोल्गी apparatus। तो जो कि जिसको हम कह सकते हैं ये मॉडिफाई करता है और पैकेजिंग करता है। तो इसका काम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। तो मेन जो है गोल्गी apparatus जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और पैकिंग करने का काम करता है। पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि किधर प्रोटीन जाएगा किधर नहीं जाएगा, और प्रोटीन सबको वो पैकिंग करता है और उसको भेजता है। मेन ट्रांसपोर्टिंग में इसका काम होता है। तो हमारा हमने जीए का गोल्गी apparatus का काम देख लिया। अब फ्रेंड्स इसका जो है हम एक ये जान लेते हैं, इसका इमेज, इसका जो है साइज वो किस टाइप का होता है। ये फ्रेंड्स कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, ऐसा होता है। कॉन्वेक्स होता है फ्रेंड्स इसका इमेज। तो ये हमारा मतलब कौन सा है? कॉन्वेक्स। ये हमारा ऑप्शन 2 है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 20th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड और रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज डैश। ब्रह्मो सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन रॉय, तो हम जानते हैं। और बाद में ब्रह्मो सभा का नाम जो है बदल करके क्या रखा गया था? ब्रह्मो सभा की जगह पे समाज कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। मतलब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ये फ्रेंड्स हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किया गया? ये 1828 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड। मतलब प्लांट, हम जानते हैं फ्रेंड्स प्लांट में दो टाइप का टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम टिश्यू का ये न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, वाटर्स को जो है रूट से लेके अदर पार्ट ऑफ, रूट से लेके अदर पार्ट जो भी है प्लांट का वहाँ तक पहुँचाता है। एक होता है फ्लोएम, ये लीफ से लेके, ये जस्ट उसका उल्टा काम करता है। ये लीफ से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें रूट भी आ जाता है, वहाँ तक ये क्या पहुँचाता है? जो भी न्यूट्रिएंट है, वाटर है, मिनरल्स है, उसको फ्लोएम पहुँचाता है। ठीक है, अब हम जाइलम को डिस्कस करते हैं, जाइलम टिश्यू को डिस्कस करते हैं। जाइलम टिश्यू को जो है फ्रेंड्स 4 पार्ट है। पहला है, उसमें से एक पार्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। तो पहला क्या है? पहला है वेसल। यहाँ पे फ्रेंड्स चारों तो दिया हुआ ये ऑप्शन में है। तो पहला क्या है? वेसल है। दूसरा क्या है? जाइलम फाइबर्स है। तीसरा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। उसके बाद क्या है? ट्रैकिड्स है। तो ट्रैकिड का हम काम जान लेते हैं। ट्रैकिड का काम क्या होता है? ट्रैकिड जो है जो भी मिनरल है, जो भी वाटर है, उसको ये क्या करता है? कंडक्ट करता है और पहुंचाता है रूट से लेके लीफ तक। मतलब इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे काम को लिख दें, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल ये तो हमने देख ही लिया, रूट से लेके अदर पार्ट तक, मतलब ये लीफ तक ये पहुंचाता कौन है? ट्रैकिड पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा वेसल। वेसल का क्या काम है? वेसल का काम है चिप कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जो कि एंजियोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का जो है क्या काम होता है? ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को जो भी है प्लांट का, वो उसे प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हमारा लास्ट वन है वो क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? ये जो है फूड को जो है स्टोर करता है। जो कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर्स फूड। तो ये काम किसका है? जाइलम पैरेन्काइमा का है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following composers won the Grammy in 2015 for his album Winds of Samsara, a collaboration with South African flautist Walter Kellerman? तो कौन सा कंपोजर जो है जीता है ग्रैमी अवार्ड 2015 में इस एल्बम के लिए, विंड्स ऑफ समसारा के लिए? ये जीता है फ्रेंड्स रिकी केज जीता है। तो ऑप्शन 4 इज द रिकी केज इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे 23rd क्वेश्चन को। इसमें क्या है? In which of the following Indian states हड़प्पन cities have not been found? तो कौन सा शहर में जो है हड़प्पन सिटी को नहीं खोजा गया है? मतलब नहीं है, ये हमको बताना है। पहले हम ये जान लेते हैं, हड़प्पन सिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जान लेते हैं गुजरात में जो है तीन हड़प्पा सिटी है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा हड़प्पा सिटी यही है। पहला है धोलावीरा,
नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा, और क्या है सबसे फेमस लोथल। लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं हरियाणा में हमारा कौन कौन सा हड़प्पन साइट है। एक है बनावली, दूसरा हमारा क्या है, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी, और है राजस्थान। राजस्थान में सबसे फेमस कालीबंगन है। तो और हमारा सबसे फेमस जिस पे मूवी भी बन चुका है वो है मोहनजोदारो। तो ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान, सिंध एरिया में है, जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है। कौन है, मोहनजोदारो, जिस पे मूवी भी बन चुका है, जोडारो। और सिंध में ही मोहनजोदारो भी है, एक चनहुडरो भी है चनहुडारो। दोनों मोहनजोदारो और चनहुडरो दोनों एक ही जगह स्थित है। वो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। ये फ्रेंड्स याद रखना है। और हड़प्पा साइट, हड़प्पा कहाँ आता है, ये सिंपल सा है, ये पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं, रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम रिएक्टेंट जान लेते हैं। जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, दो जो है जो रिएक्शन में भाग ले, जैसे कि हम इसको लेफ्ट साइड लिख दिए हैं, ये दोनों रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्शन में भाग ले रहा है रिएक्टेंट। और रिएक्शन में भाग ले करके जो फाइनली जो बनाएगा कोई भी चीज़, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसको हम राइट साइड लिखते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्लियर हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट रहता है और फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है मिल के एक सिंगल सा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए जैसा कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि कोल का ही हम बर्निंग को देख लेते हैं। कोल का बर्निंग में क्या होता है, कार्बन। कोल किसका बना होता है, कोयला जो है फ्रेंड्स, इसमें कार्बन होता है। कार्बन ले लिया हमने प्लस ऑक्सीजन, O2 से हमने इसको रिएक्ट करा दिया, तो ये हमको क्या बन गया, CO2। यहाँ पे फ्रेंड्स रिएक्टेंट हमारा एक कार्बन है और एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। दो रिएक्टेंट मिला और बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सिंगल एक प्रोडक्ट है। ये जो है फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है,
हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो ये हमको बन गया H2O। यहाँ एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, ये H2O सिंगल सा प्रोडक्ट बना है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी फ्रेंड्स हमको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज डैश। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण राइट, जो फंडामेंटल राइट जो है फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आर्टिकल जो है, दो राइट है फ्रेंड्स। वो कौन सा है आर्टिकल 20, जिसको इमरजेंसी के टाइम में कैंसिल नहीं किया जाता है, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दो ऐसा राइट है फ्रेंड्स जिसको हम इमरजेंसी के टाइम में भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 और 21 मतलब, तो आर्टिकल 21 में ही है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लें। फंडामेंटल राइट FR ये जो है पार्ट थर्ड में है और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ओके, तो अब फंडामेंटल राइट को ही डिस्कस कर लें। तो जिसमें अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट है? 6 अभी फंडामेंटल राइट है, जिसको ट्रिक है EFERCR। इतना अगर आप याद कर लिए तो फंडामेंटल राइट आपको पूरा सारा याद हो गया फ्रेंड्स। EFERCR आपको याद रखना है। ई मतलब क्या हुआ? राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। एफ मतलब क्या हुआ? राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। ई मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है? 23, 24 हो गया। और आर राइट टू रिलीजन, ये कहाँ से है? 25 से लेके 28 तक है। और सी मतलब राइट टू कल्चरल राइट, ये कहाँ पे है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। उसके बाद 31 में हम जानते हैं फ्रेंड्स, पहले 31 में आर्टिकल 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, जिसको अभी हटा दिया गया है। और अभी 31 जो है आर्टिकल को हटा दिया गया है। और अभी जो है अब लास्ट बचा हमको रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 से लेके 35 तक है। बस हमको EFERCR याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।